लंबी, खुशहाल और एक एक मायने भरी जिंदगी कौन नहीं चाहता भला। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई इसका राज क्या है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जापान में, खासकर ओकिनावा द्वीप पर, वहाँ लोग दुनिया में सबसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। हाँ, ये बात तो है। वहाँ 100 साल के पार वाले लोग बहुत हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ उनके खाने पीने की वजह से है या फिर कोई और गहरा रहस्य है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। हाँ, यही वो चीज है जिसकी बात हम आज करेंगे। आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई सुनने में थोड़ा जापानी लगता है ना, पर इसकी जो फिलॉसफी है वो सबके लिए है। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जीने का एक नजरिया है। तो आज की हमारी बातचीत इसी इकिगाई पर होगी। मतलब जीवन में अपना मकसद, अपनी वजह, उसे खोजने और जीने का ये जापानी तरीका। और हमारे पास इसके लिए कुछ किताबें हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की बातें, कुछ कहानियां भी। हाँ बिल्कुल, कुछ किताबों के सारांश हैं, कुछ विश्लेषण हैं, और हमारा मकसद है कि इसे ठीक से समझें। ये इकिगाई आखिर है क्या चीज, ये जरूरी क्यों है, और सबसे बड़ी बात, इसे अपनी जिंदगी में ढूंढा कैसे जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये खोजबीन। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं इकिगाई तो इसका मतलब क्या है। ये कोई फैंसी शब्द तो नहीं बस। नहीं, बिल्कुल नहीं। इकिगाई का सीधा साधा मतलब है, आप कह सकते हैं, होने का कारण, या जैसे कुछ लोग कहते हैं, वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। अच्छा, सुबह उठने की वजह। हाँ, या हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की खुशी। पर यह समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैसा कमाना या फेमस होना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो अंदर की एक संतुष्टि है जो बताती है कि हाँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। इसे समझाने के लिए वो 4 गोलों वाला एक चित्र आता है अक्सर, वेन डायग्राम, वो काफी पॉपुलर है। हाँ, वो 4 वृत्त वाला, वो बहुत अच्छे से समझाता है इसे। उसमें पहला गोला होता है कि आपको पसंद क्या है ना। मतलब आपका पैशन, वो काम जिन्हें करते हुए आप एकदम खो जाते हैं, मजा आता है। बिल्कुल। जैसे किसी को गाना पसंद हो, किसी को लिखना, खाना पकाना, या शायद किसी की मदद करना, कुछ भी हो सकता है। हाँ। और दूसरा है आप किस काम में अच्छे हैं, आपकी काबिलियत, आपका हुनर। अच्छा, मतलब आपकी स्किल्स। हाँ, आपकी स्किल्स, वो चीजें जो आप नेचुरली अच्छा करते हैं या मेहनत से सीखकर बहुत अच्छे बन गए हैं। जैसे कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई पेंटिंग में, कोई लोगों को लीड करने में। ये आपका प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है। तीसरा गोला थोड़ा बाहर की तरफ देखता है, दुनिया की तरफ, कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली। समाज को क्या चाहिए, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या उन्हें हेल्दी खाना चाहिए, स्ट्रेस कम करने के तरीके, अच्छी एजुकेशन, ये आपके मिशन से जुड़ता है। और चौथा गोला, वो शायद आजकल बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, चौथा है वो क्या काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, जिससे गुजारा चल सके, आजीविका चले। मतलब आपका वोकेशन। हाँ, आपका वोकेशन। और कहते हैं कि इकिगाई वो जादुई बीच की जगह है जहाँ ये चारों गोले, जो पसंद है, जिसमें अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे पैसे मिले, ये सब आकर मिलते हैं। बिल्कुल, वो जो सेंटर पॉइंट है जहाँ सब ओवरलैप करते हैं, वही इकिगाई है। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा और आसान लगता है, पर क्या ये असल में इतना सीधा है? अरे नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ये चारों वृत्त हमेशा परफेक्टली मिलते नहीं हैं। अच्छा। और जब ये पूरी तरह नहीं मिलते, तो जिंदगी में अलग अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं। सोचिए, आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है और जिसमें आप माहिर भी हैं। हाँ, यानी पैशन और प्रोफेशन मिल गए। हाँ, आपको मजा तो बहुत आएगा, पर हो सकता है दुनिया को उसकी जरूरत ना हो, या कोई पैसे ना दे उसके लिए, तो नतीजा क्या होगा? हाँ, शायद संतुष्टि तो होगी, पर लगेगा कुछ अधूरा है, या दुनिया के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। बिल्कुल, संतुष्टि लेकिन अधूरापन, ऐसा लग सकता है। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ सोचे, आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके पैसे भी खूब मिल रहे हैं। यानी आपका प्रोफेशन और वोकेशन मिल रहा है। हाँ, तो शायद कामयाबी तो होगी, पैसा होगा, गाड़ी बंगला सब। हाँ, लेकिन अगर आपको वो काम पसंद ही नहीं तो अंदर से खालीपन सा लगेगा बस जिंदगी कट रही है, जी नहीं रहे, एकदम फंसा हुआ सा महसूस हो सकता है। और अगर ऐसा हो कि आप वो कर रहे हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और पैसे भी मिल रहे हैं, यानी मिशन और वोकेशन। हाँ, पर मान लीजिए आप उसमें उतने अच्छे नहीं हैं या आपको पसंद नहीं है, तो शायद एक डर लगा रहेगा कि कहीं पोल ना खुल जाए, वो जिसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। बिल्कुल वही, लगेगा कि आप नकली हैं
और आखिरी कॉम्बिनेशन, जो आपको पसंद है और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। पैशन और मिशन। हाँ, इसमें आप बहुत इंस्पायर्ड महसूस करेंगे, लगेगा कि आप दुनिया बदल देंगे। लेकिन अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं उसके, हाँ, तो कब तक चलेगा? एग्जैक्टली धीरे धीरे आप शायद थक जाएंगे, बर्नआउट हो सकता है। बाप रे, ये संतुलन बनाना तो वाकई मुश्किल है। अच्छा, आपने शुरू में एक जापानीज महिला की कहानी का जिक्र किया था जो कोमा में थी। वो कहानी क्या बताती है इसके बारे में? हाँ, वो कहानी मुझे बहुत छूती है। वो महिला कोमा में थी और उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया अपनी भूमिकाओं के हिसाब से। मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मैं जापानीज हूँ, मैं बौद्ध हूँ। ओके। पर हर बार आवाज ने कहा, ये वो है जो तुम करती हो या जो तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, पर तुम असल में कौन हो? अरे, ये तो बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। बिल्कुल। और तब उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी माँ, पत्नी, टीचर, ये सब किरदार निभाए, पर कभी ये सोचा ही नहीं कि इन सब लेबल्स के पीछे वो खुद क्या है, उसका अपना वजूद क्या है। और फिर? कहते हैं कि जब उसे अपने असली स्व का, अपने होने के असली कारण का एहसास हुआ, वो उमस से बाहर आ गई। कमाल है। हाँ, ये कहानी इकिगाई की तलाश के सबसे गहरे पहलू को छूती है। मतलब अपनी भूमिकाओं और पहचानों से परे जाकर अपने अंदर के असली मकसद को खोजना। ये कहानी तो सोचने पे मजबूर करती है, सच में। तो फिर सवाल वही कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना कोमा में जाए अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं? ये कोई बटन दबाने जैसा तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं कि पहुंच गए और काम खत्म। और ये सफर है अपने अंदर झांकने का, खुद को समझने का। इसमें वक्त लगता है, सब्र चाहिए। कोई एक फॉर्मूला तो नहीं है जो सब पर लागू हो, लेकिन हाँ, कुछ कुछ दिशाएं हैं जिन पर चला जा सकता है। जैसे कि? एक तरीका है अपने बचपन को याद करना। जब हम छोटे थे, जब दुनिया ने हमें बताया नहीं था कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, तब हमें क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता था? हाँ, वो बेफिक्री वाले दिन। बिल्कुल। क्या हम घंटों ड्राइंग करते थे, या कहानियां बनाते थे, या मिट्टी में खेलते रहते थे, या चीजें खोल कर देखते थे कि अंदर क्या है? अक्सर उन पलों में हमारे असली इंटरेस्ट छिपे होते हैं। ये बात तो सही है। बच्चे कितने ईमानदार होते हैं अपनी पसंद को लेकर। और एक चीज जो आपने पहले कही थी, वो काम जिसे करते हुए समय का पता ही ना चले, फ्लो। हाँ, फ्लो, वो बहुत बड़ा इशारा है। क्या उस पे ध्यान देना भी मदद कर सकता है? निश्चित रूप से। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख, प्यास, समय, आसपास क्या हो रहा है, कुछ ख्याल नहीं रहता, वो काम करना ही अपने आप में इनाम बन जाता है। तो गौर करें कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको इस फ्लो वाली स्टेट में ले जाती हैं। चाहे वो खाना पकाना हो, या कोडिंग करना, या कोई म्यूजिक बनाना, या कोई पजल सॉल्व करना, कुछ भी। और दूसरों से जो फीडबैक मिलता है, तारीफें, क्या वो भी मायने रखती हैं? कई बार हम खुद नहीं देख पाते जो दूसरे देख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये। ध्यान दें कि लोग अक्सर आपकी किस बात के लिए तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, या आप मुश्किल सिचुएशन में शांत रहते हैं, या आप चीज़ों को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, या शायद मजाकिया है। हाँ, या लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, पर ये आपकी नेचुरल प्रतिभा की तरफ इशारा करती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, सिर्फ सोचना नहीं, कोशिश करना, प्रयोग करना। एकदम सही कहा आपने। इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सोफे पे बैठे बैठे मिल जाएगी। नई चीज़ें ट्राई करें, कोई हॉबी शुरू करें, वॉलंटियर करें, कोई कोर्स कर लें, किसी दोस्त की मदद करें। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सही चीज मिल जाए। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा है जैसे जैसे जूते ट्राई करना, पता करने के लिए कि कौन सा फिट बैठता है। कई पहनने पड़ते हैं ना। छोटे छोटे कदम उठाएं, देखें कि कैसा महसूस होता है। कुछ लोग एक 4 स्क्वायर मेथड की भी बात करते हैं, 4 खानों वाली। क्या वो यूजफुल है? हाँ, वो एक तरीका हो सकता है ये समझने का कि आपका समय और एनर्जी कहाँ जा रही है। आप एक कागज पर 4 बॉक्स बना सकते हैं। अच्छा, कैसे? पहले में लिखें वो काम जो मुझे पसंद है और जिनमें मैं अच्छा भी हूं। अच्छे हूँ। दूसरे में वो काम जो पसंद तो हैं, पर अभी उनमें उतना अच्छी नहीं हूं। ठीक है। तीसरे में वो काम जो पसंद नहीं पर करने पड़ते हैं, जैसे कुछ जिम्मेदारियां। अच्छा। और चौथे में वो काम जो ना पसंद है और ना ही मैं उनमें अच्छी हूं। फिर इसका विश्लेषण कैसे करें? फिर देखें कि आपका ज्यादातर वक्त और ध्यान किन बॉक्सेस में जा रहा है। क्या आप बहुत ज्यादा समय तीसरे और चौथे यानी नापसंद या मजबूरी वाले कामों में बिता रहे हैं? अगर हाँ, तो ये सोचने की जरूरत है कि आप पहले और दूसरे बॉक्स के कामों के लिए खासकर
जिन्हें आप पसंद करते हैं और बेहतर बन सकते हैं और ज़्यादा समय कैसे निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा सेल्फ एनालिसिस टूल बन सकता है। ये सब करते हुए शायद ये भरोसा रखना भी जरूरी है कि ये खोज ये मायने रखती है। बिल्कुल। ईमानदारी और खुले दिमाग से अगर खोजा जाए तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलता है। इकिगाई कोई कोई बिजली चमकने जैसा नहीं होता अचानक से। अच्छा। ये अक्सर एक शांत सा एहसास होता है, एक धीमी सी पहचान कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जो मेरे लिए जरूरी है, जो मुझे अंदर से खुशी देता है। इसे सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करना होता है। ये तो हुई इकिगाई ढूंढने की बात। अब जरा ओकिनावा पर वापस चलते हैं। वो लोग इतना लंबा, स्वस्थ और शायद खुशहाल जीवन कैसे जीते हैं? क्या उनका पूरा जीवन ही इकिगाई का एक जीता जागता उदाहरण है? ओकिनावा वाकई एक अद्भुत जगह है। जैसा हमने कहा, वहाँ 100 साल से ऊपर के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और उनकी लंबी उम्र का राज सिर्फ एक चीज में नहीं है, ये कई चीजों का मेल है। एक पूरी जीवन शैली है जिसमें इकिगाई का बहुत बड़ा रोल है। उनके खाने के बारे में एक बात सुनिए, हारा हाचिबू। इसका क्या मतलब है? हारा हाचिबू, ये उनका एक बहुत पुराना सिद्धांत है। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरो। अच्छा, मतलब ठूस कर नहीं खाना। कठोर नहीं। जैसे ही लगे कि पेट भरने वाला है, बस रुक जाओ। इससे पाचन पर जोर नहीं पड़ता, शरीर हल्का रहता है। और उनका खाना भी कमाल का है, बहुत वैरायटी। कहते हैं वो नियमित रूप से 200 से ज्यादा तरह की चीजें खाते हैं। बाप रे, 200 तरह की चीजें। हाँ, और रोजाना लगभग 18 अलग-अलग तरह के फूड आइटम्स उनकी प्लेट में होते हैं। क्या बात है। क्या खाते हैं वो ज्यादातर? ढेर सारी रंग-रंगी सब्जियां, टोफू यानी सोया पनीर, खासकर वो बैंगनी रंग का शकरकंद, और सीवीड्स। मछली भी खाते हैं, पर हफ्ते में बस 3 बार के आसपास। रेड मीट कम, चीनी और नमक बहुत ही कम। नमक भी कम? हाँ, शायद हमारे औसत से आधा या उससे भी कम। और वो एक शिकवासा नाम का खट्टा फल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और हाँ, हरी चाय और जैस्मीन चाय, जिसे वो सेनपिंचा कहते हैं, वो भी खूब पीते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल में और क्या खास है? उनकी एक्टिविटी, वो कोई जिम जाकर घंटों पसीना नहीं बहाते। अच्छा। नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी ही ऐसी है कि वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। बागबानी करना उनका शौक भी है और कसरत भी। पैदल चलना, उठना बैठना। वो अक्सर जमीन पर बैठते हैं, उससे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। सुबह का हल्का व्यायाम होता है, वो भी बहुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो काम से रिटायर होते हैं, जिंदगी से नहीं। उनका कोई ना कोई मकसद, कोई इकिगाई हमेशा रहता है। और उनका सोशल लाइफ, वो मोई ग्रुप्स के बारे में सुना है मैंने। हाँ, मोई, ये उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये बचपन में बने दोस्तों के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अच्छा, पूरी जिंदगी? हाँ, ये सिर्फ गपशप के लिए नहीं मिलते, ये एक दूसरे का इमोशनल और यहाँ तक कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनते हैं। अरे वाह। अगर किसी को पैसों की जरूरत हो, कोई बीमार हो जाए या अकेला महसूस करे, तो पूरा मोई उसके साथ खड़ा होता है। ये जो गहरा सोशल कनेक्शन है ना, ये उन्हें अकेलेपन और स्ट्रेस से बचाता है। और उनका एक और सिद्धांत है शायद, इचारी बा छोड़े। हाँ, इचारी बा छोड़े। इसका मतलब है एक बार मिल लिए तो हम भाई जैसे हैं। वो अजनबियों से भी बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, एक अपनापन होता है। यानी एक मजबूत कम्युनिटी, एक्टिव लाइफ, अच्छा खाना और एक क्लियर पर्पस, ये सब मिलकर काम करता है। बिल्कुल, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब आपका कोई मकसद होता है, इकिगाई, तो आप सुबह उठना चाहते हैं। जब आप एक्टिव रहते हैं, आपका शरीर साथ देता है। जब अच्छा खाते हैं, सेहत अच्छी रहती है। और जब आपके पास एक सपोर्टिव कम्युनिटी होती है, तो आप मुश्किलों से बेहतर लड़ पाते हैं और खुश रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों से बात करें ना, तो यही बातें निकल कर आती हैं। एक 102 साल की महिला ने कहा, चिंता मत करो, मुस्कुराते रहो। एक 99 साल के मछुआरे ने कहा, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। सीखते रहना, लोगों से मिलना और ये महसूस करना कि आप यूजफुल हैं, यही उनकी लंबी उम्र का राज है। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की, फ्लो। किसी काम में पूरी तरह खो जाने की वो अवस्था, इसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? फ्लो, ये कॉन्सेप्ट दिया था मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने। ये वो मेंटल स्टेट है जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आपको समय का, थकान का, यहाँ तक कि अपनी चिंताओं का भी एहसास नहीं रहता। हाँ, जैसे टाइम उड़ गया हो। बिल्कुल, वो काम करना ही अपने आप में एक गहरा सेटिस्फैक्शन देता है। इकिगाई और फ्लो का बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपकी इकिगाई से जुड़ा है, मतलब आपको पसंद है, आप उसमें अच्छे हैं, तो आप फ्लो महसूस करते हैं।
तो ये एक तरह का सिग्नल है कि आप सही ट्रैक पर हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये एक इशारा है कि ये चीज आपके लिए सही है। तो क्या हम जानबूझकर फ्लो स्टेट में जा सकते हैं या ये बस हो जाता है? थोड़ी कोशिश की जा सकती है। पहली चीज है एक क्लियर गोल होना। आपको पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, पर उस गोल को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालनी। ओके। दूसरा, एक समय में एक ही काम पर फोकस करना। मल्टीटास्किंग या बार-बार ध्यान भटकना फ्लो का दुश्मन है। ये तो मुश्किल है आजकल। है, लेकिन जरूरी है। हम्म। तीसरा, ऐसा काम चुनना जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। आपकी क्षमता से ज्यादा मुश्किल भी नहीं और इतना आसान भी नहीं कि बोर हो जाएं। बस आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर। ठीक है। और चौथा, कोशिश करें कि माहौल शांत हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो। ये तो बड़ी एक्टिविटीज के लिए समझ आता है, लेकिन क्या रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों में भी फ्लो मिल सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे माइक्रो फ्लो कह सकते हैं। माइक्रो फ्लो। हाँ, मतलब साधारण से साधारण काम में भी पूरी तरह डूब जाना और संतुष्टि पाना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बर्तन धोने में मजा आता है, वो उसे मेडिटेशन की तरह करते हैं। अच्छा। हाँ, या कोई अपनी डेस्क को बड़े ध्यान से साफ और ऑर्गेनाइज करता है, या खाना बनाते हुए सब्जी काटने की तरीके पर पूरा ध्यान देता है। ये दिखाता है कि फ्लो किसी बड़े काम में ही नहीं, छोटे-छोटे कामों में भी मिल सकता है, अगर हम उसमें पूरी तरह प्रेजेंट हों। जापान के ताकुमी कारीगरों का जिक्र भी आता है अक्सर। क्या वो फ्लो के बेस्ट एग्जाम्पल है? निश्चित रूप से। ताकुमी मतलब वो मास्टर कारीगर जिन्होंने अपने हुनर को सालों की मेहनत और लगन से परफेक्ट किया है। वो अपने काम में पूरी तरह समर्पित होते हैं। जैसे टोयोटा में कुछ ताकुमी हैं जो एक खास तरह का स्क्रू आज भी हाथ से कसते हैं क्योंकि मशीन वो परफेक्शन नहीं ला सकती। या मेकअप ब्रश बनाने वाली वो महिला जो हर एक बाल खुद चुनती है। कमाल है। या वो जीरो ड्रीम्स ऑफ सुशी वाले शेफ जीरो ओनो 85 साल की उम्र में भी रोज सुबह उठकर बेस्ट सुशी बनाने की कोशिश करते हैं। मशहूर एनिमे डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी हाथ से ड्राइंग करने में इतने खो जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी वापस काम पर आ गए। ये सब अपने इकिगाई को जीते हुए फ्लो के जीते जागते उदाहरण हैं। इकिगाई से मिलती जुलती कुछ और भी फिलॉसफीज हैं, जैसे विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी। वो कैसे जुड़ते हैं इससे? विक्टर फ्रैंकल, जो खुद नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचे थे, उनका मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है जीवन में एक अर्थ, एक उद्देश्य खोजना। उनकी लोगोथेरेपी इसी पर बेस्ड है। उनका वो मशहूर कोट है, जिसके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। उन्होंने देखा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह थी, कोई उद्देश्य था, उनके बचने के चांस ज्यादा थे। तो ये इकिगाई के दुनिया को क्या चाहिए और आपको क्या पसंद है वाले हिस्से से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा उद्देश्य खोजना जो आपको मोटिवेट करे, चलाए रखे। और एक और जापानी कॉन्सेप्ट है रेजिलियंस, लचीलापन, मुश्किलों से उभरने की क्षमता। इसका इकिगाई से क्या लेना देना? रेजिलियंस यानी गिरकर फिर उठ खड़े होना। ये इकिगाई की यात्रा का बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अपना उद्देश्य खोजना और उस पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, फेलियर मिलते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। एक जापानी कहावत है, नाना कुरोगी या ओकी, मतलब 7 बार गिरो, 8वीं बार उठो। रेजिलियंस हमें सिखाता है कि हम इन झटकों को कैसे सहें, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। इसमें अपनी भावनाओं को समझना, प्रेजेंट में रहना और ये मानना कि उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये सब शामिल है। कुछ लोग एंटी फ्रेजिलिटी की भी बात करते हैं। हाँ, एंटी फ्रेजिलिटी यानी सिर्फ झटकों को सहना नहीं, बल्कि उनसे और मजबूत होकर निकलना। ये सब मिलकर हमें अपने इकिगाई के रास्ते पर टिके रहने में मदद करते हैं। 2 और दिलचस्प जापानी शब्द हैं, वाबी साबी और इचिगो इची। क्या ये भी इकिगाई की सोच से जुड़ते हैं? हाँ, ये भी उसी बड़ी फिलॉसफी का हिस्सा है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि इम्परफेक्शन में भी सुंदरता देखें। हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं। कोई पुरानी चीज जिसमें वक्त के निशान हो, वो भी खूबसूरत हो सकती है। ये हमें इकिगाई की तलाश में परफेक्शन के प्रेशर से आजाद करता है। और इचिगो इची? इकिगाई का मतलब है ये पल बस एक बार, यानी हर मुलाकात, हर अनोखा है और दोबारा ठीक वैसा नहीं होगा। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने और उसकी वैल्यू करने की प्रेरणा देता है। चाहे हम अपने इकिगाई की तलाश में हों या उसे जी रहे हों, हर पल खास है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें आज की चर्चा को समेटना हो तो इकिगाई का सार क्या है? देखिए, इकिगाई का सार है अपनी जिंदगी का मकसद, अपनी वो खास वजह खोजना और उसे जीना। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां 4 चीजें मिलती हैं, जो आपको पसंद है,
जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे पैसे मिल सकते हैं। ये सिर्फ कोई नौकरी या हॉबी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीने का एक ऐसा तरीका है जो आपको अंदर से संतुष्टि, एक दिशा और रोज सुबह उठने की एक वजह देता है। और हमने ओकिनावा के उदाहरण से देखा कि कैसे ये सिर्फ एक मेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी सेहत, हमारी उम्र और हमारी खुशी पर पड़ता है। बिल्कुल। एक क्लियर उद्देश्य, साथ में अच्छा खाना, एक्टिव रहना, मजबूत रिश्ते और पॉजिटिव सोच, ये सब मिलकर एक भरपूर जिंदगी बनाते हैं। और फ्लो और रेजिलियंस जैसे गुण इस सफर को और मजबूत बनाते हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक दिन ढूंढ लेंगे और फिर काम खत्म। हाँ। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हो सकता है समय के साथ आपका इकिगाई बदले भी। अच्छा, ये बदल भी सकता है। हाँ, क्यों नहीं। जैसे जैसे आप बदलते हैं, सीखते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। ये छोटे छोटे कदम उठाने, खुद से सवाल पूछते रहने, नई चीजें ट्राई करने और अपने दिल की सुनने से धीरे धीरे सामने आता है। चलते चलते वो इकिगाई के 10 नियम भी हैं शायद, जो ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल से निकले हैं। हाँ, वो 10 नियम एक तरह से प्रैक्टिकल टिप्स हैं। उन्हें हम अपनी जिंदगी में गाइडलाइंस की तरह देख सकते हैं। हाँ। पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर ना हो अपने उद्देश्य से। दूसरा, धीमे चलें, जिंदगी की रफ्तार धीमी रखें, हड़बड़ी छोड़ें। तीसरा, पेट को पूरा न भरें, 80% पर रुक जाएं, हारा हाची बू। हाँ। चौथा, अपने आसपास अच्छे दोस्त और मजबूत सोशल रिश्ते रखें, मुई। बहुत जरूरी। पांचवा, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें, रोज हल्की कसरत, एक्टिव रहना। छठा, मुस्कुराएं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। हाँ। सातवां, प्रकृति से दोबारा जुड़ें, बाहर वक्त बिताएं। बिल्कुल। आठवां, जो कुछ भी आपकी जिंदगी को अच्छा बनाता है उसके लिए थैंकफुल रहें, आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड। नौवां, वर्तमान क्षण में जिएं, इचिगो इची, अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ें। प्रेजेंट मोमेंट। और 10वां और आखिर में, अपने इकिगाई को पहचानें और उसे फॉलो करें। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि एक लंबा, स्वस्थ और सार्थक जीवन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और सही नजरिए का नतीजा है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो उस पहली कहानी से जुड़ा है। वो जापानी महिला जिसे कोमा में पूछा गया था, तुम कौन हो? जरा सोचिए, अपनी तमाम भूमिकाओं, माँ, पिता, दोस्त, कर्मचारी, नागरिक, इन सब पहचानों के परे आप असल में कौन है? आपकी अपनी यूनिक होने की वजह क्या है? शायद इसी सवाल के जवाब में कहीं आपका इकिगाई छिपा हो। अपनी खोज जारी रखिए।